अब हम उनके पास आएंगे जो वेरी फर्स्ट टाइम में भी सेलेक्ट हुए हैं। मतलब उसमें तो अभी जो डिस्कशन भी हो रहा था चंद्र मोहन जी से, वो तो बोल रहे थे शायद 3 महीने का ही उनका अच्छी खासी प्रिपरेशन थी, बहुत लंबी तैयारी नहीं की, लेकिन उनके पास प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि उस शॉर्ट ड्यूरेशन में भी कर लिया है। तो कहने का मतलब है सबकी परिस्थितियाँ अलग हैं, आप उन परिस्थितियों में सॉल्यूशन ढूंढो। क्योंकि देखिए ना, अब जैसे उनको वर्दी की बहुत ज़्यादा वो चाहत थी, तो वो जो होता ना कि एक सनकपन होता है उस एग्ज़ाम के लिए कि नहीं यार मुझे निकालना है, वो सभी चीज़ों को भुला देता है। आपको अगर दर्द हो रहा, दुख हो रहा, सब चीज़ों को ख़त्म कर देता है। या आपके माता पिता के सपने आपके अगर पूरे करना, पिताजी ने जो सपना देखा वो भी एक आपका वो उस लेवल पे ले जाएगा। आप यकीन मानिए, अगर आप डूब जाओगे ना, भूल जाओगे कि आपको कष्ट हो रहा है, क्या प्रक्रिया चल रही है, अंत में आप पा जाओगे। लेकिन मैंने बोला ना, उसके लिए उस लेवल, उस हद को पार करना पड़ेगा। आप जानते हो जैसे भूख लगती है ना, ढूंढ लोगे, चाहे आपको कुछ भी मिले। मतलब अगर आपको अच्छी भूख लगी है ना, आप फिर उस पर दोष नहीं देते घूमोगे कि भाई यार मैं बना नहीं सकता, मैं, आप सॉल्यूशन निकालोगे ना। वैसे ही आप इस एग्जाम के लिए भूख पैदा करो, आप जो भी ला रहे हो ना, आपको मिल जाएगा रास्ता, आप खुद बना लोगे। सभी लोगों ने देखा जाए तो अपने लिए खुद प्रिपरेशन की है ना, अपनी सबकी परिस्थितियों से। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और सर हाँ रजत जी, रजत कुछ बोलना चाहते हैं। मेरे जो सर सहपाठी है, मतलब जो नवारक्षक है, आरक्षक है, या जितने भी कांस्टेबल हैं या एस्पिरेंट है जो पूछ रहे थे मुझसे, उनके लिए एक लाइन बोलना चाहूँगा मैं। जी बताएं कि हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सब मील का पत्थर जानेंगे। कृशकाय नहीं हो पाएगा ये वतन सहस्त्रों वर्षों तक, नव भारत को दुनिया वाले चीर युवा नाम से जानेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। और सर आप देखेंगे अपन जितने भी बैठे हैं सब बिल्कुल मध्यम वर्गीय फैमिली से, बहुत मध्यम वर्ग, कोई स्पेशल नहीं है, और सभी ने उसी में मेहनत की इस हद को पार किया कि अब बिल्कुल। और मैं तो पहले भी सर बोलता हूं कि मेहनत एक बार करो, इतनी अच्छी करो, इतनी की आपकी नौकरी नहीं लगे, नौकरियां लगे, कि लगातार लगातार निकाले। और इसी कड़ी में अभी हम आपसे फिर यहाँ पर बैठे उनमें भी मिलवाएंगे कि जो लगातार नौकरियां ही निकाल रहे हैं। और ज्वाइनिंग लेटर के अभी आपने पटेल जी को देखा, 2 3 4 ज्वाइनिंग लेटर तो इनके पास में ही रखे हुए हैं। अभी हम आगे आएंगे तो सबके पास में रखे हुए हैं। तो आपसे बिल्कुल बहुत सारी चीजें समझने को मिलेगी। चलिए अब अंकित जी से करते हैं। हालांकि वो बहुत यंगेस्ट और बहुत जल्दी सिलेक्टेड लोगों में शामिल हैं, और एक मोटिवेशन बहुत नए लोगों के लिए है कि अगर आपका लक्ष्य यही एग्ज़ाम है, क्योंकि जो कि अंकित जी की जो पृष्ठभूमि है वो मैं बता दूं, वो NITN है, और NITN होने के साथ साथ वो UPSC का मेंस भी दे रहे हैं। आपको बता दूं कि केवल आपका सिविल सर्विस के ACF फॉरेस्ट सर्विस में सेलेक्ट हुए, आपका मेन वाला जो MPPSC वाला एग्जाम है वो भी 2021 में BDO ट्रेजरी ऑफिसर के पद पे भी वो चयनित हुए हैं। तो उनसे एक बहुत मतलब क्वेश्चन होगा, हालांकि एक्सप्लेन वही करेंगे कि पहली बात है कितने डिफरेंट एग्ज़ाम, क्योंकि आप देखो कि सबकी पृष्ठभूमि अलग है एग्ज़ाम की, और सबके तैयारी के तरीके भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट अगर आप देखोगे। क्योंकि UPSC का आप देखोगे मेंस वो लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रेटेजी अलग बनाई होगी उन्होंने। ऐसे ही उन्होंने जैसे आपका ट्रेजरी ऑफिसर निकाला, इसके बाद फॉरेस्ट सर्विस भी निकाली, और चौथा उनका जो बैकग्राउंड है वो एक NITN का है। जो लोग कहते हैं भाई तुम तो एक काम करो, इंजीनियर बन जाओ, सरकारी इंजीनियर का एक रहता है ना कि आप वही करो, या IAS की तैयारी करो, गेट की। तो एक हमारे बीच में एक ऐसी पर्सनालिटी भी है कि जो 3-4 अलग अलग बैकग्राउंड के एग्जाम है, उनको उन्होंने एक साथ कैसे मैनेज किया। तो मैं अंकित को बोलूँगा कि आप दूसरा सर मैं और अंकित के बारे में बताऊं कि ये आपने बताया कि 21 में तो ट्रेजरी ऑफिसर है, 21 में ही ACF है, 22 का भी इंटरव्यू देना बाकी है, इसी के साथ में कहे 23 की भी मेंस लिखी है, और 24 की भी प्री निकाल के बैठे हुए हैं। अब अंकित के लिए फिर मैं और एक बात कहूँ, एक कथन होने चाहिए कुछ कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, कि अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर बिकने को आ जाओ, कि अगर बिकने का इरादा हो तो घट जाते हैं दाम अक्सर, और यदि ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, कीमत और बढ़ती है। ये चीजें पूरी तरीके से अंकित के ऊपर लागू होती है। मतलब अभी अंकित का सफर एंड नहीं हुआ, वो ACF जस्ट शुरुआत है, और चूंकि बहुत कम उम्र में देखेंगे तो उनका बहुत टाइम नहीं हुआ। और हमारी तो शुभकामनाएं हैं कि एक IAS स्तर के साथ बहुत जल्दी हम उनके साथ इंटरव्यू करें, ये बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंकित आप अपने बारे में बताएं हमारे जो व्यूअर्स हैं। सबसे पहले विक्रम सर को थैंक यू, और कुलदीप सर को भी थैंक यू कि यह मेरे को जर्नी में सपोर्ट करने के लिए, और यहाँ पे जो आए मेरे साथी उनको सबको भी थैंक यू। अब मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि जैसे मैंने मतलब
अपनी 12वीं करी और 12वीं के बाद मैं जेई की तैयारी के लिए इंदौर आया, तो मैंने आईआईटी की तैयारी करी। फिर मेरे को एनआईटी वारंगल मिला। तो यहाँ ऐसा था कि मैंने मैथमेटिक्स ऑप्ट किया, तो आप सबको लग रहा होगा कि मेरा मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग था, बट ऐसा नहीं था। मेरा मैथमेटिक्स बहुत सबसे वीक सब्जेक्ट था वो और सबसे वीक सब्जेक्ट में मैंने एनआईटी में गया, मतलब एक बड़ी बात थी मेरे लिए। बट वहाँ चला गया, मैं एनआईटी में चला गया। एनआईटी वारंगल एक टॉप एनआईटी है, वहाँ गया। तो वहाँ जाने के बाद ऐसा था कि वहाँ कहानी ही मैथ से स्टार्ट होती है। तो वहाँ पे ऐसा था कि 48 सब्जेक्ट थे, मेरे 20 उसमें बेक थे, मतलब 48 सब्जेक्ट में से 20 बेक लगे थे अंकित। अब समर जैसे वहाँ सेमेस्टर होता था तो 4-5 महीने में सेमेस्टर खत्म हो जाता था, फिर एक महीने हर सेमेस्टर में बच्चे घर आते थे और समर में भी 2 महीने का ब्रेक रहता था। तो अब समर में जिसके बेक होते थे वो कॉलेज में रुकता था। अब हर समर में मेरे को वहीं रहना पड़ता था। तो मेरे साथ वाले सब कहीं इंटर्न कर रहा है, कहीं बाहर आ जाता है, मतलब घर आ जाता है। अब मैं वहीं रहता था, पढ़ता था, करता था, मतलब धीरे धीरे। और मैंने कहीं तैयारी भी नहीं स्टार्ट करी थी कि यूपीएससी या एमपीपीएससी की लोग फाइनल ईयर से कर देते हैं, कुछ नहीं किया था। सिर्फ कॉलेज का ही पढ़ रहा था, सब्जेक्ट पास कर रहा था। और जैसे ही फाइनल ईयर हुआ आया तो उस टाइम प्लेसमेंट का कल्चर रहता कॉलेज में कि एक टॉप एनआईटी है तो प्लेसमेंट तो हो ही जाता है। तो मेरा वहाँ पे प्लेसमेंट आप टॉप एनआईटी में थे, क्योंकि टॉप 3 में वारंगल। मैं आपको बताऊं, उनके जिस एनआईटी में थे वो टॉप 2 और टॉप 3 की कंडीशन में चलती है इंडिया में, तो वो भी एक छोटी उपलब्धि नहीं थी। लेकिन मैंने अभी बीच में एक लाइन बोली थी कि शिकायतें नहीं करना। परिस्थितियाँ आई उनकी जीवन में भी कि उनको एक 20 बैक लगना एक बहुत बड़ी बात होती है, मतलब जो सब्जेक्ट्स में। लेकिन उन्होंने उनका सॉल्यूशन निकाला और उन्होंने अपनी वो राह चुनी जो उनके लिए आसान थी। मैं उनको लगता था कि मैं यहाँ पे कर गुजरूंगा। अंकित कंटिन्यू करिए आप। हाँ, तो फिर जैसे मतलब सब्जेक्ट तो पास कर लिए, उसके बाद फाइनल ईयर था। तो मैंने ऐसा था कि फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक ऐसा नहीं कि इम्प्रूवमेंट नहीं किया। मेरे फर्स्ट ईयर में 4 CGPA थे, तो फाइनल तक आते आते 7.5 CGPA हो गए थे। ऐसा नहीं, मैं मतलब लगातार इम्प्रूवमेंट करता रहा वहाँ पे। और जो मैथमेटिक्स मेरा वीक था उसको भी थोड़ा थोड़ा करता रहा कि यार मतलब पास कर जाऊँ करके। और फिर उसके बाद फाइनल ईयर आया, प्लेसमेंट में बैठा। मैं कोर के लिए एलिजिबल नहीं था, तो नॉन कोर में एलिजिबल था। नॉन कोर कंपनीज़ में मेरा मतलब हुआ जो प्रोफाइल थी विजुअल डिज़ाइनर, वहाँ मैंने फिर 5-6 महीने काम भी किया। और फिर मैंने 2022 से मेरी जर्नी स्टार्ट करी कि अब करना क्या है। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना मतलब अच्छी कॉलेज से हूँ तो यूपीएससी ही करूँ। मेरी कॉलेज में ना तो कल्चर था, ना एमपीपीएससी यूपीएससी किसी सरकारी नहीं है, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज सिर्फ प्लेसमेंट या फॉरेन में पढ़ाई करो, मतलब ऐसा कल्चर था। या तो मतलब प्लेसमेंट लो, बेंगलोर में जॉब करो, यही कल्चर था। तो मैं आया, फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी मैंने मतलब सेल्फ ही करी सारी। उस टाइम कोविड का टाइम था। मैंने जो बुक्स थी, बेसिक बुक्स ले आया, वो खुद ही पढ़ी। उसके बाद जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह थी, कोचिंग ज्वाइन करी थी टेस्ट सीरीज के लिए, मेंस के लिए करी थी। और फिर करते रहा। मतलब ऐसा था कि ये जर्नी में लोगों को ये लगता है कि बहुत मतलब ऐसा मतलब उतला पानी लगता है कि इजीली हो जाएगा, बट वो नहीं रहता, डेप्थ नहीं पता रहती। कि जब मतलब मैं बैठता था तो सुबह 8 बजे लाइब्रेरी आता था तो 2 बजे आता था रात में, और बीच में नहीं जाता। मेरा टिफिन में दोनों टाइम लाइब्रेरी में ही आता था, वॉशरूम भी वहीं पे, सब कुछ मतलब ऐसी लाइब्रेरी में देखता था कि जहाँ मतलब दोनों मतलब ऐसा सारा हो जाए। दूसरी चीजें मैं कहूँ कि अंकित जब तक इंटरव्यू वगैरह में भी मतलब जितना भी डिजिटल वाली चीजें हैं सभी से दूर है, सोशल मीडिया पर भी नहीं था सर सिलेक्शन के पहले, उससे भी बहुत दूरी बना के रखी थी। मैं व्हाट्सएप भी नहीं यूज़ करता था, मतलब कि व्हाट्सएप नहीं यूज़ करता था, फेसबुक नहीं करता था, इंस्टाग्राम नहीं करता था, कुछ नहीं करता था। और लोगों से भी नहीं मिलता था, दोस्त भी नहीं बनाता था। लाइब्रेरी जाता था तो कॉर्नर वाली सीट लेता था, जो मतलब कि साइड वाला मेरे साइड में कोई बैठे नहीं। साइड में बैठेगा, मैं पढ़ूंगा तो वो मेरे को देखेगा और मेरे से बात करेगा। एक अंकित का एक बहुत बड़ा मैं आपको मैसेज देना चाहूँगा, जो लाइब्रेरी में अब कल्चर बिगड़ा है। जब देवेंद्र जी ने लोगों ने जब तैयारी की थी वो बहुत अच्छा टाइम था 20 के पहले का। अब क्या है ना, वो लाइब्रेरी एक प्रकार से, ये डिस्कशन हमारा भोपाल में भुवनेश पूजा के साथ में हुआ था, जो 2nd और 3rd हाईएस्ट है मेंस में, जो अपना मैन हुआ है, वो डिप्टी कलेक्टर भी हुई, वो डीएसपी हुए। उन्होंने लाइब्रेरी कल्चर पे बड़ा क्वेश्चन उठाया था कि आजकल क्या है कि वो दोस्त यारी मतलब जो दोस्त यारी पहले चौपाटियों पे होती थी, अब वो लाइब्रेरी में पनप रही है बहुत तेजी से। तो मतलब एक जो देवेंद्र ने बताया ना, मैंने देवेंद्र जी नहीं, अंकित जी ने जो बताया है, ये आपको सीख लेने लायक है कि आप जिस लक्ष्य को लेके गए। जैसे अभी जो चंद्रमोहन जी ने बोला था कि अपना लक्ष्य क्या है, भाई स्टूडेंट तो पढ़ाई है, तो आप जिस लक्ष्य को लेके गए, ठीक है नेगेटिविटी आ रही है, तो एक मैसेज मैंने इसलिए बीच में टोका क्योंकि इसको हाईलाइट करना चाह रहा था इस बात को कि लाइब्रेरियों में अगर आप जा रहे हो, देखो मैंने बोला हर जगह पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है, आपको चुनना है कि वहाँ का क्या अच्छा चुनते हो। जैसे सोशल मीडिया में भी अच्छी चीज़ें हैं, खराब चीज़ें हैं,
जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आपको चुनना क्या है, ऐसे ही आज देवेंद्र जी का अगर लाइब्रेरी का पक्ष देखोगे तो आप जरूर सुनिए उनको। और मतलब अंकित जी। कि हाँ, ये जैसे लाइब्रेरी में मैं कॉर्नर वाली सीट लेता था कि ताकि मेरा कोई साइड में नहीं बैठे। इसके बाद ही मेरा पेट नहीं भरता था, मैं गंजी करा लेता था, 12 बार गंजी करे कि गलती से कोई लड़की पसंद नहीं कर ले। कोई आ ही ना पास में। हाँ, कोई पास भी नहीं आता था, कोई नहीं आता था। तो मतलब इफर्ट्स तो लगते हैं, ऐसा रहता है कि मतलब कि लोगों को लगता है कि 1-2 दिन, मतलब वो 1.5-2 साल की है। तरीके ढूंढे अंकित जी ने कि मुझे केवल अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना है। भाई दोस्ती यारी भी जरूरी है, लेकिन आपका लक्ष्य भी बहुत मैटर करता है। हाँ, दोस्ती ऐसी हो कि जैसे देवेंद्र जी के साथ की दोस्ती दिखती है कि वो एक सपोर्टिंग मैनर में था, या पारिवारिक शादी वाला मैटर है। अगर वो सपोर्टिंग मैनर में है तो बिल्कुल अच्छा। मैंने कहा चुनना है आपको कि अच्छाई है कि बुराई है। तो अभी चूंकि देवेंद्र, और मैंने एक चीज़ और बोली थी शुरू में कि जब आप तैयारी के शुरुआती दौर में होते हो तो भैया 1-2 साल सबको भूल जाओ, ये सही है। शुरू के 2 साल में तो आपको दोस्ती यारी सब छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, कुछ ठीक है, आप कंटिन्यू करिए। हाँ, तो मतलब ये सब भी सोशलाइज नहीं होता था, मतलब सोशल मीडिया पे तो था भी नहीं, और लाइब्रेरी में भी किसी से बात नहीं करता था, मैं नहीं करता था। ईयरफोन लगा के चाय पीने आता था, गाना चालू कर लेता था और वापस ऊपर चले जाता था। और इसके बीच में भी जैसे 2 टाइम खाना खाता था ना मैं, दोपहर में और शाम को, तो दोनों टाइम मतलब ऐसा कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री की या फिर ज्योग्राफी की मैराथन लगा लेता था, ताकि मतलब बैक इन द माइंड चीज़ें चलती रहे, मतलब रटती रहे कि ऐसा नहीं कुछ भूलूँ मैं। मतलब लाइब्रेरी के अंदर तो पढ़ता ही था, बट उसके बाद भी जैसे लोग खाना खाते डिस्कस करते, मैंने कभी डिस्कशन भी नहीं किया किसी से, सोशलाइज नहीं होता था लोगों से, क्योंकि उससे दोस्ती होगी तो वो फिर मेरे को चाय पीने ले जाएगा, चल यहाँ चल भाई वहाँ चल, ये सब आप चीज़ें होती लाइब्रेरी है। गए उसी के लिए थे ना, कि एक सोशल माहौल से आप एकांत ढूंढने गए थे। अगर वहीं दोस्ती निभने लगी तो सच्चे तो आप घर ही पे अपने रूम पे रह के पढ़ाई कर सकते हो। वही तो, ये सब चीज़ें से मैं बचता था। और साथ साथ ऐसा था कि मैं ना मल्टीपल एग्जाम्स टारगेट किया था, हाँ, तो ये बड़ा क्वेश्चन। वो ऐसा है कि उसके पॉजिटिव्स है और नेगेटिव्स भी है। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जैसे MPPSC भी निकाली है, UPSC CAPF भी निकाली है, फिर UPSC का भी लिख रहा हूँ मैं, और ITI डायरेक्टर का भी मेरा इंटरव्यू है, फिर 2021 से लगा के 24 तक। ये तो हमने कम ही बताया था, अभी बढ़ते जा रहे एग्जाम 21 से लेके सर, हाँ बोलिए। 21 से लगा के 24 तक मेरे MPPSC के, फॉरेस्ट के और सिविल्स के दोनों के मतलब मेरे मेंस है। बड़ी बात अभी 24 के भी दोनों मेंस है। और हमेशा मतलब पेपर 1 में मेरे 80 के अबव नंबर है, ऐसा मतलब मेरे ये बहुत मतलब नोटिस करने वाली चीज है। अगर सिविल सर्विस बहुत हमेशा। अच्छा करना है, पेपर 1 में भी एक बहुत, हालांकि सीसेट जरूरी है, लेकिन वो फॉरेस्ट सर्विस के लिए आपको बहुत मदद करेगा। लेकिन रिमेनिंग जो एग्जाम है, जैसे आज वो यूपीएससी भी क्यों दे पा रहे हैं, क्योंकि उनका जीएस पार्ट बहुत मजबूत है, इसलिए वो यूपीएससी बहुत इजीली क्रैक कर पा रहे हैं। हाँ, तो अब ये सब एग्ज़ाम्स जैसे है, तो मैं बेसिक मतलब एक कॉमन चीज़ करता था कि सबसे पहले सिलेबस निकाल लेता था और उसके PYQs निकाल लेता था, और सारी एग्ज़ाम्स की वो देख लेता था कि जो कॉमन एरिया है ना वो टारगेट करता था। तो उससे ऐसा रहता था कि अपने को जो भी मतलब एक मेन तो था कि MPPSC या UPSC, पर जो अब जैसे ITI डायरेक्टर था तो उसमें ऐसा था कि 150 नंबर का MPGK होगा, वो MPPSC में आता ही है, और 300 नंबर का कोर था। मैंने 3 दिन 4 दिन मैराथन देखी, जितना भी होगा अच्छा स्कोर करके आओ। जैसे इंजीनियरिंग में NIT वारंगल में यही कि मतलब कोर इंजीनियरिंग अच्छा सिखा देते हैं वो, मतलब अब अच्छी कॉलेज का होने का मतलब, तो वो किया, इसलिए उसमें भी अच्छा स्कोर हो गया। और मतलब एक कहने का मतलब ये है अंकित जी की, जो मल्टीपल एग्जाम होते हैं ना, पहले आप उसका क्रक्स समझो कि उन सब एग्जामों में कॉमन क्या चीज़ है। जैसे उन्होंने समझा कि पेपर 1 जो है, जिसको अपन GS बोलते हैं, उन्होंने समझा इन सब एग्जामों में आप कोर चीज़ ढूंढ पा रहे हैं। उसमें ये है कि इनका पेपर 1 इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो रिलेटेड एग्जाम निकल रहे हैं। जैसे वनडे एग्जाम है, तो वनडे एग्जाम अगर आपको निकालना तो मैथ्स और रीजनिंग, जैसे देवेंद्र जी ने बताया, अगर वो कोर चीज़ अच्छी है तो उससे रिलेटेड एग्जाम सब निकलेंगे। तो मतलब ये पूरे जो डिस्कशन का जो मुझे सार समझ में आ रहा है कि आप पहले उसका कोर पकड़ो कि उससे रिलेटेड एग्जाम कितने हैं। जैसे उनके एग्जाम अगर आप नोटिस करोगे वो सब MPPSC UPSC वाले निकल रहे हैं, मतलब सीधी सी बात, उनका GS पार्ट बहुत अच्छा है। तो मेरे ख्याल से ये आपके, हाँ, ये GS पार्ट मेरा काफ़ी अच्छा था, और मतलब फिर दूसरी में देता भी नहीं था ना, तो SSC ये मतलब भटकाऊ भी नहीं रखता था, सिर्फ ये जो जिसमें GK हो ज़्यादा, GK का वेटेज ज़्यादा हो वही। और जैसे फॉरेस्ट का भी, तो फॉरेस्ट की मैंने ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करी थी, सिर्फ 10 दिन पढ़ा था सर, क्योंकि बीच में CAPF मेरा UPSC CAPF का इंटरव्यू था, तो उसमें लगा रहा, फिर वो इंटरव्यू दे के आया और 10 दिन बचे थे, तो मैंने उसमें जो भी मेरा था वो दे दिया, मतलब दिया था। उसमें अच्छा हुआ, मतलब GS का पार्ट मेरा GS अच्छा था, तो इसको ठीक हो गया। और उसके बाद जैसे
एक ATO भी निकली, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर। तो अब उसमें ऐसा रहा कि उसमें मेरा मेंस में कम नंबर रहे, तो उसका रीज़न ये था कि सर उसमें हिंदी वाला पार्ट था ना, मैं इंग्लिश मीडियम से था, तो वो मेरे मतलब पेपर ऐसा था कि मेरे 110 या 120 नंबर जैसे मैं क्वालिफाई हुआ होगा, क्योंकि बहुत गंदा लिख के आया था। बाकी शुरू के 4 पेपर थे वो मतलब अच्छे लिखे थे। आपकी स्ट्रेंथ है क्योंकि इसलिए बेहतर वो कर पा रहे हैं आप। हाँ, तो अभी और सर हो गया। दूसरा क्या है सर, अंकित तो लगा हुआ था 2023 में भी कि दूसरे को भी ACF मत बनने दो। अब हुआ यूं कि 30 तारीख को एग्जाम थी ये वाली, अब उसी के पहले बीच में हम 30 तारीख के रिजल्ट के पहले बैठे थे। हालांकि मैंने अंकित से जब मैं मिला था तभी मैंने अंकित को बोल दिया था, मतलब इंटरव्यू जो चल रही थी अपने, तभी मैंने अंकित को बोल दिया था कि अंकित ACF निकल जाएगी पोस्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर से मिलता रहता था, मेरी लाइब्रेरी सामने ही थी। ACF हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब ये बिल्कुल जब 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 घबराता रहे, उस समय क्या हुआ था कि 2021 वाला सिविल का भी रिजल्ट नहीं आया था। हाँ। एक दिन अंकित और हम बैठे हुए थे, अंकित आधा पौन घंटा बैठा था, हमारी चर्चा हुई, अंकित बस यहाँ से गया और विद इन 30 मिनट रिजल्ट ही आ गया। हाँ। और कहा कि सर उसमें सिलेक्शन हो गया। हाँ। फिर एक रोज बैठे हुए थे, मैंने कहा अंकित ACF तो बंद है। बोले कहाँ से आ रहे हो? बोले सर लाइब्रेरी से आ रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले सर 30 जून को पेपर है। मैंने कहा कहाँ का? बोले सर फॉरेस्ट वाले। यार मैंने कहा अब तो बस कराओ, तो तुम ACF ले ही जाओगे। अब क्या 21 में ही हो जाएगा अपना ACF का, कहाँ को किसी बच्चे का। और सर कितनी 23 तारीख को शायद रिजल्ट आया ना, 18। हाँ, तो बस 18 तारीख को रिजल्ट आया और अंकित ACF था। और सर उस समय मैं फिर कहूँ कि मैं लाइव क्लास ही ले रहा था, देवेंद्र पटेल जी से तो हमारी फोन पे चर्चा हुई थी, और अंकित विद इन 15 मिनट मेरे साथ लाइव क्लास में ही खड़ा हुआ था यहाँ पर। देखिए क्या है, अगर आप एक तैयारी की शुरुआती दौर में है ना, देखिए एक लंबा दौर हो जाता है तो आप खुद एक प्रकार से अपने गुरु बन जाते हो, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां मैच्योरिटी आपको बना देती है। लेकिन जब तैयारी की शुरुआती दौर में होते हैं ना, तो ये जो एक भटकाव आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, तो एक मेंटर अपने पास जरूर रखें, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे आपका कोई, अगर कोई नहीं तो जैसे आज कुलदीप जी के पास वो आते रहे, तो क्या होता है ना, अपनी एज इतनी नहीं है मैच्योरिटी वाली, जैसे अब जिनके पास अनुभव है तो वो तो ठीक है, अपने उस उतार चढ़ाव को संभाल लेते हैं। लेकिन अगर आपके बहुत नए दौर में हो ना, तो आप एक अपने पास मेंटर रखो। मेंटर मतलब ये नहीं कि वो आपको पढ़ाई लिखाई कराएगा, मेंटर मतलब ये होगा कि चूंकि उसका अनुभव है आपसे 10 साल ज़्यादा या 20 साल ज़्यादा, तो वो एक प्रकार से बता पाएगा कि ये तुम गलती कर रहे हो। मतलब टोक तो सकता है ना, निंदक न्यारे राखी वाला एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कुछ आप गलती कर गए हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, कोई आपकी गलतियों पर टोकने वाला होना चाहिए। बाकी फिर आप जब मैच्योर हो जाते हो तो फिर तो आप खुद ही एक प्रकार से खुद के गुरु, आपकी अंतरात्मा ही आपको डांटती है, कह रहे तू ये गलत कर रहा है। लेकिन शुरुआती दौर में वो अंतरात्मा बनने में टाइम लगता है। और मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहता हूँ यहाँ पे कि सर जैसे अगर आप सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं तो सिविल्स में ऐसा है कि पहला, दूसरा, तीसरा पेपर आप कितना ही अच्छा लिख लो, मार्किंग एवरेज होती है शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने बहुत बढ़िया लिखा था। बट चौथा, पाँचवा, छठा पेपर, हिंदी के जो 2 पेपर, हिंदी और ऐसे का, वो मतलब बहुत, मतलब आप अच्छा लिखोगे सीधे नंबर मिलते हैं उसमें। जितने ही मेरे दोस्त हैं ना, जिसने अच्छा लिखा उनको बहुत अच्छे नंबर मिले, मतलब मेंस में। उसका रीज़न है वो सिलेबस छोटा है। हाँ। आप समझिए क्या होता है, जो छोटा सिलेबस होता है ना, और वो चूंकि टाइम सेम मिल रहा है, वो 3 घंटे के आसपास मिल रहा है, तो उसमें जो लिखने का क्या होता है, छोटा सिलेबस, रिवीजन आप ज़्यादा अच्छा कर पाते हो। जैसे आप, मेरा एक अनुभव है, क्योंकि मैं तो बहुत दौर से देख रहा हूँ, मल्टीपल डायमेंशन में लोगों को देखा है, आपकी जिस एग्जाम को जितना ज़्यादा रिवीजन होता है वो पेपर उतना सरल लगता है। अब समस्या क्या होती है, जैसे आपका पेपर 1 ही है, वो इतना बड़ा सिलेबस है कि आप चाह के भी उसको 2-3 बार से ज़्यादा रिवीजन नहीं कर सकते। लेकिन मेरा जो अनुभव है, अगर उसमें भी आप कोई 10 बार रिवीजन कर ले, तो वो 10 बार का रिवीजन, वो पेपर भी आपको उस लेवल में, तो जो अंकित बोल रहे हैं, इसके लिए मैंने इसमें ऐड ऑन करी अपनी चीज़ कि वे पूरा गेम टिका हुआ है रिवीजन पे, कि जैसे पेपर 5-6 इतने छोटे हैं कि वो मुझे लग रहा है 10-15-25 बार तो रिवीजन हो ही जाते हैं साल भर में। हाँ, छोटे बहुत है ना, जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाते हैं, ये अपन को नहीं फील होता। लेकिन मैं एज अ मेंटर बता रहा हूँ कि वो सबसे ज़्यादा रिवीजन होते हैं। इसलिए जब आप लिखने जाते हो ना, क्योंकि आप इतने सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम निकाले बैठे हो, पूरा रिवीजन का गेम है। देखो पढ़ता तो पूरे 3-3.5 लाख लोग हैं, लेकिन उस रिवीजन को कौन कितने बार करता है। और अंकित भी आप है ना, आपने भी देखा होगा कि वो एग्जाम आपके ज़्यादा अच्छे निकले होंगे जिन पे आपका रिवीजन बहुत फोकस्ड रहा। हाँ सर, और मतलब ऐसा था कि मेरा जो रिसोर्सेज थे वो बहुत लिमिटेड थे, और नोट्स मैंने खुद से बनाए थे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के ज़्यादा रिसोर्सेज तो थे नहीं। और जो बीच बीच में ऐसे रिसोर्सेज बोल रहे थे, मैं आया था नीचे लक्की जीरोक्स पे, तो वहाँ से मैंने बोला कि कोई है इंग्लिश मीडियम की, तो उसने महात्मा गांधी की दे दी थी। अब ऊपर गया लाइब्रेरी में, एक भैया बोले यार ये तो सबसे गंदी है, इसको मत पढ़ना। अरे ठीक है, ले आया, पढ़ लिया। अब उसी को पढ़ा, तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रिसोर्सेज क्या पढ़ रहे हो, बस ये है कि रिवाइज उसको बार बार करो, और नई चीज़ है तो उसको ऐड कर लो किसी और बुक से,
कि लाइक फॉर एग्जांपल कि मेरे को कुछ बुक वहाँ उस नोट्स में नहीं मिली, तो आप दूसरा नोट्स मतलब जहाँ भी पढ़ रहे हो उसको ऐड कर लो एक ही जगह, ताकि आप जब आपकी एग्जाम होता है आप उसको सेग्रीगेट कर लोगे एक दिन में, क्योंकि 10 यूनिट होती है और एक दिन में रिवीजन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो आप उसको जब तक कंसाइज नहीं करोगे तब तक आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेंस में थोड़ा सा सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब एक दिन भी नहीं मिलता पूरे से, आप 6-7 घंटे पढ़ सकते हो, मतलब सोना भी बैक टू बैक 6 दिन है, तो आप कैसे करोगे? वो सबसे बड़ी वो तो क्या प्रीवियस। अब चूंकि अंकित के पास इतना समय नहीं था, क्योंकि उनकी तैयारी का दौर बहुत नया था, लेकिन वो सही बात है कि जिसका रिवीजन आपका बहुत अच्छा होगा, मतलब एक दो चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी बोली, एक तो रिवीजन और जो कंटेंट है वो सेल्फ मेकिंग बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो आपको याद रहती है जो आप खुद का बनाते हो, और जो दूसरे का रटते हो वो आपकी दुगनी मेहनत कराता है। मैं आपको सही बताऊं, आप एक करके देख लेना, आप दूसरे के नोट्स रटोगे वो आपको ज़्यादा टाइम ले जाएंगे, देन खुद बना के करोगे वो ज़्यादा आसान होंगे, वो ज़्यादा आपको सिली मिस्टेक्स नहीं कराएंगे। दूसरी वाली चीज़ें हमेशा डाउट में रहती है, क्योंकि देखिए आज जैसे 7 लोग बैठे हैं, आप सबके नोट्स देखोगे ना, सभी के नोट्स एक अलग डायरेक्शन में लिखे जाते हैं, क्योंकि सबके अनुभव अलग हैं। भाई किसी का कोई सब्जेक्ट अच्छा है तो वो झलक मिलेगी आपको। चलिए ठीक है, अंकित ने काफ़ी एक अलग टाइप की पर्सनालिटी, हमने 4 एग्जाम बताए थे, और भी एग्जाम उनके क्लियर है। आया था यहाँ मतलब इंटरव्यू या फिर मेंस के लिए, तो इंटरव्यू के टाइम में मैं काफ़ी रो था, मतलब कि मेरे को ज़्यादा बातें नहीं करना आती थी कुछ, मतलब बट सर ने काफ़ी मेरे को हेल्प की और मोल्ड की मेरी पर्सनालिटी को, कि कैसे बात करना है, कैसे मतलब आंसर्स को टेकल करना, सारी चीज़ें दीप3 में जब मैं आया ना, तो सर ने पर्सनली मतलब बुला के एक आधे घंटे 1 घंटे के सेशन उन्होंने मतलब बच्चों को छोड़ के और बात करी कि भाई ऐसा नहीं हो जाएगा, ऐसा करना, ऐसे बात करना, ऐसा टेकल करना। तो ये सब चीज़ें मतलब थैंक यू बोलूँगा कुलदीप सर को, काफ़ी धन्यवाद, और धन्यवाद आपको भी सर।